जय जालोर, जय जालोर, जय जालोर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परम कुमार, लेखक जालोर। आज मैं आपको जालोर दुर्ग के बारे में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, जालोर दुर्ग के बारे में जालोर दुर्ग के इतिहास के बारे में मैंने किताबों, शिलालेखों और इंटरनेट माध्यम से जानकारी इकट्ठा की है। लेकिन दोस्तों, फिर भी इसमें कोई त्रुटि या गलती हो तो क्षमा करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो पेश है जालोर दुर्ग का या जालोर का परिचय। जालोर राजस्थान का ऐतिहासिक ज़िला है और यह ज़िला सुवर्ण नगरी या ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका प्राचीन नाम जाबालीपुर था। जो सुगड़ी नदी, जो लूणी नदी की उपनदी है, उसके दक्षिण में स्थित यह ज़िला विशाल इतिहास समेटे हुए है। अब मैं आपको जालोर दुर्ग के अस्तित्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। 10वीं शताब्दी में जालोर पर परमारों का शासन था। बाद में 1181 में कीर्तिपाल, जो अल्हाना का सबसे छोटा बेटा था, उसने परमार वंश को हराकर चौहान वंश की स्थापना की। अब मैं आपको जालोर दुर्ग या जालोर का शासकीय विवरण बताने जा रहा हूँ। तो 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल शासक बना। फिर 1182 ईस्वी में कीर्तिपाल का उत्तराधिकारी समर सिंह ने शासकीय नीति पद संभाला। तो ये जो प्रवेश द्वार देख रहे हैं, यह जालोर का पहला प्रवेश द्वार है और इस पोल का नाम है सूरज पोल। आप देख सकते हैं, इस बोर्ड पर भी लिखा हुआ है सूरज पोल। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस गढ़ की सुरक्षा के लिए देखिए, इस पहले जमाने में जो सेना आती थी, दुश्मन आक्रमणकारी आते थे, तो वे हाथी घोड़ों पर सवार होकर आते थे। तो दोस्तों, इस दुर्ग की रक्षा के लिए इस किले के महाराजाओं ने इस दरवाजे के ऊपर नुकीली छूके या फिर आपको कह सकते हैं नुकीले भाले इस प्रकार से लगाए गए हैं, ताकि कोई भी हाथी इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है तो ये नुकीले भाले उसको माथे पर छूटते हैं, तो इस दर्द से वो वापिस चला जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चौकी बनी हुई है। यहाँ इस चौकी के अंदर पहले जमाने के लोग या सैनिक रहा करते थे। पुराने जमाने में यहाँ के चौकीदार पहरेदारी करते थे, सैनिक थे वो पहरेदारी करते थे। यहाँ पर सैन्य सामान रखे जाते थे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आगे जो तोपें पड़ी है वहाँ पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर चढ़ना काफी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी टाइलें लगाई है। दोस्तों, ध्यान से, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा ध्यान से आना, कहीं फिसल ना जाना। दोस्तों, ये दो तोपें पड़ी है। ये इस किले का व्यू पॉइंट है। यहाँ पर खड़े रहकर राजा महाराजा आसपास के गांवों की खबर रखते थे। फिर 1205 से लगाकर 1257 ईस्वी तक समर सिंह के उत्तराधिकारी उदय सिंह यहाँ के शासक बने। फिर 1257 से लगाकर 1282 ईस्वी तक उदय सिंह के उत्तराधिकारी चचिक देव शासक बने। फिर 1282 से लगाकर 1305 ईस्वी तक चचिक देव के उत्तराधिकारी सामंत सिंह यहाँ के शासक बने। फिर 1305 ईस्वी से लगाकर के 1311 ईस्वी तक सामंत सिंह के उत्तराधिकारी कानड़ देव शासक बने। तो दोस्तों, ये जालोर दुर्ग का दूसरा द्वार है, जिसे ध्रुव पोल कहा जाता है। अब मैं आपको दुर्ग के निर्माण के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जालोर दुर्ग का निर्माण 10वीं शताब्दी में परमारों ने करवाया और यह अद्भुत किला खड़ी पहाड़ी सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। सोनगिरी पहाड़ी पर दुर्ग होने के कारण इन्हें चौनगरा चौहान कहा जाता था। और कुछ इतिहासकार नागभट्ट प्रथम जो प्रतिहार था उसको दुर्ग निर्माता बताते हैं। चौहान शासक समर सिंह का राज्य अभिषेक जालोर दुर्ग में ही हुआ था और इस तोप से इस किले से सीधा हमला होता था। कोई भी दुश्मन आतंकता आता था सामने से। और ये हॉल देखो बंद किया हुआ है ना शायद ये हॉल को। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर
यहाँ पर बत्ती रखी जाती थी। समर सिंह ने जालोर दुर्ग के चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया और 1305 ईस्वी में सामंत सिंह का बेटा कानड़देव जालोर का शासक बना। उसके अंदर ये क्या प्लास्टिक डाला हुआ है। जहाँ पर अंदर गोला रखा जाता था और उस बत्ती को सुलगाया जाता था। सीधी ये तोप सीधी मार करती थी सीधे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह किला राजस्थान के सबसे सुदृढ़ किलों में से एक है। अब मैं आपको जालोर दुर्ग के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। 12वीं शताब्दी में जालोर पर महाराजा सामंत सिंह का शासन था। चमत्कारी पत्थर है, इसे डोकरा डोगरी पत्थर कहते हैं दोस्तों। इसके पीछे मान्यता है कि जो भी इस गड्ढे के अंदर पत्थर फेंक कर मन्नत मांगी जाती है वो मन्नत पूरी होती है। तो दोस्तों मैं भी मन्नत मांग रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने भी अपनी मन्नत मांगी है और इस पत्थरों को डोगरा डोगरी पत्थर कहते हैं। और इस तरफ भी यह पत्थर फेंकने के लिए यहाँ पर पूर्ण श्रद्धा से इस गड्ढों के अंदर पत्थर फेंकता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों मेरा पत्थर तो ऊपर ठहर गया है, बहुत अच्छी बात है। मैं फेंकता हूँ मेरा। और इस दौर में तुर्क जिहादी भारत पर हमला कर रहे थे। उन्हीं दिनों में जालोर में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया कानड़देव। दोस्तों आप देख सकते हैं राजस्थान का एक ऐसा इकलौता किला है जहां पर आपको जैन मंदिर देखने को मिलेगा और मस्जिद भी देखने को मिलेगी और आपको मंदिर भी देखने को मिलेगा। एक राजस्थान का ऐसा किला है जहां पर तीनों धर्म के मंदिर मस्जिद आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको सारे किले की सैर कराता हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक और मंदिर भी है छोटा सा हनुमान जी का। तो यहाँ पर एक छोटा सा शिलालेख है और इसके ऊपर लिखा हुआ है जालोर का यह पर्वतीय दुर्ग पश्चिमी राजस्थान के प्राचीन सुदृढ़ किलों में से गिना जाता है और इस दुर्ग पर विभिन्न किलों में प्रतिहार राजा, परमार राजा, चालुक्य राजा, चौहान, राठौड़ आदि राजपूत राजवंशों ने शासन किया। इस दुर्ग पर सन 1311 से लेकर 12 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आधिपत्य कर लिया गया और इस प्रकार जालोर पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। कालांतर में 1607 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा राज सिंह ने इस किले को पठानों से जीत लिया और यह किला चतुर्विध विशाल एवं उन्नत प्राचीन सुरक्षित है। इसके 4 सुदृढ़ प्रवेश द्वारों में से क्रमशः सूरजपोल, ध्रुवपोल, चांदपोल तथा छिरेपोल है। इस दुर्ग के ऐतिहासिक स्थलों में महाराजा मानसिंह के महल के चरोके एवं 2 मंजिला रानी महल, शस्त्रागार, अन्न भंडार, जैन मंदिर, चामुंडा एवं जोगमया के मंदिर, दहियों की पोल, संत मलिक शाह की दरगाह प्रमुख है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों इस जालोर दुर्ग पर आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटा सा कीर्ति स्तंभ है। दोस्तों आप पास से देख सकते हैं ये कीर्ति स्तंभ है और ये बहुत प्राचीन है। इस कीर्ति स्तंभ के ऊपर छोटी मीनाकारी की हुई है। इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आकृति बनी है। यहाँ पर शेर की आकृति है, यहाँ पर किसी देवी देवता की आकृति लग रही है, ये हाथी की आकृति है। दोस्तों इस किले का ये कीर्ति स्तंभ है। बचपन से ही बालक कानड़देव वीर साहसी था जो आगे चलकर जालोर का शासक बना। कानड़देव का भाई हुआ, नाम था मालदेव। अब मैं आपको कानड़देव चौहान के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ और इनका इतिहास है 1305 से लगा करके 1311 ईस्वी तक। 1305 ईस्वी में कानड़देव ने जालोर की शासन व्यवस्था संभाली। कानड़देव की पत्नी का नाम रानी जैतलदेव था। कानड़देव का पुत्र विरमदेव था और पुत्र भी अपने पिता की तरह वीर, साहसी और सच्चा देशभक्त था। अब दोनों बाप बेटे जालोर की शासन व्यवस्था संभाले हुए थे, पर यह शासन व्यवस्था ज़्यादा साल तक कायम नहीं रख पाए। एक दिन कानड़देव के समकालीन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 में गुजरात पर आक्रमण करने के लिए एक विशाल सेना भेजी और इस सेना का नेतृत्व उलुग खां व नुसरत खां कर रहे थे। गुजरात जाने का सीधा रास्ता मारवाड़ जालोर से होकर गुजरता था और इस वजह से जालोर खिलजी सेना के लिए रास्ते का रोड़ा बन रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़देव को कहा कि खिलजी सेना को जालोर की सीमा से होते हुए गुजरात जाने दे, पर वो वीर साहसी कानड़देव कहाँ मानने वाला था। कानड़देव ने सीधा मना कर दिया, हम खिलजी सेना को जालोर से होकर नहीं जाने देंगे।
मजबूरन खिलजी को अपनी सेना को दूसरे रास्ते से रवाना करना पड़ा। अब खिलजी सेना लंबे रास्ते यानी मेवाड़ राज्य से होते हुए गुजरात पहुंची। गुजरात पहुंचकर खिलजी सेना ने गुजरात व काठियावाड़ को जीत लिया। अब गुजरात व काठियावाड़ को जीतने के बाद सोमनाथ के मंदिर को लूटा, तोड़फोड़ की, औरतों व बच्चों को बंदी बना लिया। लूटने के बाद सेना के पास भार व लूटा हुआ धन ज़्यादा था, इस कारण वो लंबे रास्ते मेवाड़ होकर दिल्ली नहीं जा सकते थे। अतः खिलजी सेना को 1299 में जालोर से होते हुए दिल्ली जाने का रास्ता तय किया। अब खिलजी सेना जालोर के आसपास के क्षेत्र व राजा को परास्त करती हुई लौट रही थी। गुप्तचरों ने कानड़ देव को यह खबर बता दी। उन्होंने कहा कि शाही सेना साकरणा गांव के पास डेरा डालकर विश्राम कर रही है। कानड़ देव ने इस शाही सेना को सबक सिखाने का निश्चय किया और साथ ही शपथ ली कि वो किसी भी कीमत पर बंदियों को आज़ाद कराकर सोमनाथ मंदिर को दोबारा तैयार कराएगा। तुरंत कानड़ देव ने अपने मंत्री जेता व देवड़ा को शाही सेना की वास्तविक जानकारी हेतु खिलजी सेना नायक उल्लू खां के पास भेजा। मंत्री ने देखा कि हजारों की संख्या में सेना संपूर्ण हथियारों से लैस आगे बढ़ रही है। मंत्री वापस आकर अपने स्वामी कानड़ देव को बताते हैं कि इस समय युद्ध करना उचित नहीं है, हमें मौका देखकर वार करना होगा। कानड़ देव ने अपनी रणनीति के अनुसार अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया और कहा कि तुम खिलजी सेना पर ताक लगाए रहना। आप ये छोटी-छोटी ये जो दरारें देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ के जो सैनिक थे, यहाँ पर तीर वगैरह रख करके सीधा दुश्मन पर हमला करते थे। यहाँ से सीधा कानड़ देव की सेना आधी रात को 9 किलोमीटर दूर साकरणा गांव के पास पहुंची और कुछ ही देर बाद खबर आई कि शाही खेमे में लूट के धन के बंटवारे को लेकर अंदर ही अंदर सेना में विरोध हो रहा है। दोनों सेना नायक आपस में ही उलझ रहे हैं। बस फिर क्या था, मौके का फायदा उठाकर कानड़ देव ने अपनी मंत्री जेता व देवड़ा के नेतृत्व में सूरज उगते ही अपने से 10 गुना बड़ी शाही सेना पर हमला बोल दिया और अचानक हुए इस हमले से शाही सेना नायक घबरा गए और उल्लू खां वहां से भाग खड़ा हुआ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह रानी का महल है। जो कानड़ देव की पत्नी थी उनका यह महल है और उनका नाम था रानी जैतल देव। दोस्तों दूसरी ओर आप देख सकते हैं महाराजा का महल है, तो उस महल को भी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले रानी का महल हम देख लेते हैं। गुजरात का लूटा हुआ माल, धन, मूर्तियाँ सोमनाथ मंदिर वापस भिजवा दिया और औरतों व बच्चों को आज़ाद करवा कर अपना वचन पूरा किया। और कहते हैं कि इस युद्ध में बेटे विरमदेव साथ ही थे। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा मारा गया। बस यही से कानड़ देव और खिलजी सेना के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो गई। अब जालोर दुर्ग पर आक्रमण के कारण या खिलजी ने जालोर पर आक्रमण क्यों किया, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। खिलजी को दोनों बाप बेटे की बहादुरी का संदेश मिल गया था। खिलजी की सेना लूटकर सोमनाथ मंदिर की मूर्ति प्रतिस्थापन करवाना खिलजी को अच्छा नहीं लगा। वो क्रोधित हो गया। अब खिलजी ने कानड़ देव को हराने के लिए अपनी रणनीति चलाई। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में एन उल मुल्क मुल्तानी को जालोर भेज दिया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सीधा नीचे की ओर जाता है। तो थोड़ा ढंग पानी पड़ी हुई है, पानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी की बावड़ी है और यहाँ पर कुछ पीली मधुमक्खी है जिसे हम स्थानीय भाषा में टोटिया कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर कोई बावड़ी बनी हुई है। यहाँ पर ये पानी का उपयोग करते थे। यहाँ के जो लोग थे वो यहाँ पर पानी पीने के लिए और स्नान करने के लिए भी प्रयोग करते थे। दोस्तों देख सकते हैं आप कितनी सुंदर बावड़ी बनी हुई है और यहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। दोस्तों मुल्तानी ने कानड़ देव व विरमदेव को गौरवपूर्ण संधि का आश्वासन दिया और दिल्ली ले गया। विरमदेव को दिल्ली दरबार में नियुक्त कर दिया गया। विरमदेव पर फिरोजा मोहित हो गई और फिरोजा के जिद पर अलाउद्दीन खिलजी ने विरमदेव को विवाह करने के लिए कहा, पर विरमदेव राजी नहीं था।
वीरमदेव ने कहा, जैसल घर भाटी लजे कुल लाजे चौहान, हूँ किम परणु तुरकड़ी पचम न उगे भाण। अर्थात मामा जैसलमेर के भाटी और मेरा कुल चौहान दोनों लज्जित होंगे। मैं इस तुर्क की लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ। जिस प्रकार सूर्य पश्चिम से नहीं उग सकता, उसी प्रकार मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। वीरमदेव मुस्लिम लड़की से शादी करने को तैयार नहीं था। फिर एक रात चोरी चुपके वीरमदेव दिल्ली से लौटकर जालोर आ गए। इस बात से नाराज होकर खिलजी ने जालोर पर हमला करने के लिए सेना भेजी। खिलजी की सेना सिवाना दुर्ग से जालोर आ रही थी कि जालोर के कानड़ देव व सिवाना के वीर सातल देव या शीतल देव दोनों ने मिलकर एक साथ आक्रमण कर परास्त कर दिया। दोस्तों इस किले पर मैं दूसरी बार आया हुआ हूँ। पहली बार हम हरजी से स्कूल लेकर आए थे, दयानंद सरस्वती विद्या मंदिर। उस स्कूल से हम आए थे बच्चों को लेकर के, और दूसरी बार हम यूट्यूबर के रूप में आए हैं। दोस्तों ये भी बहुत ही खतरनाक महल है। दोस्तों ये महल नहीं है, एक प्रकार की चौकी है, चौकी टाइप में है, एक पोल टाइप में है, एक द्वार है। और इससे नाराज होकर खिलजी ने जालोर पर आक्रमण करने का ऐलान कर दिया और कुछ दिनों बाद वीरमदेव भी जालोर लौट आ गए। वीरमदेव के जालोर लौटने के बाद फिरोजा स्वयं दिल्ली से जालोर आ गई, जहां पर कानड़ देव द्वारा फिरोजा का आदर सत्कार किया गया। बाद में फिर एक बार फिरोजा ने कानड़ देव के सामने वीरमदेव के साथ शादी का प्रस्ताव रखा। कानड़ देव ने फिर ठुकरा दिया। फिरोजा ने जाते हुए कहा कि मैं वीरमदेव को अपना पति मान चुकी हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, मैं सिर्फ तुम्ही से निकाह करूँगी। और फिरोजा वापस दिल्ली चली गई। इस अपमान से खिलजी सेना बौखला उठा और नहर मलिक को सेना के साथ जालोर आक्रमण पर भेज दिया। लेकिन खिलजी सेना को हार का मुंह देखना पड़ा और इस युद्ध में सेनापति नहर मलिक मारा गया। खिलजी का जालोर पर आक्रमण करने का एक कारण यह भी था उनकी विस्तारवाद नीति। अलाउद्दीन खिलजी पूरे भारतवर्ष पर कब्जा करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण करने का एक कारण मलकाला युद्ध में हार भी है। जब शाही सेना जालोर की तरफ बढ़ रही थी तो कानड़ देव के भाई मालदेव व उसके पुत्र के नेतृत्व में मेड़ता के समीप मलकाना नामक स्थान पर हुए इस युद्ध में शम्स खां और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया और शाही सेना हारकर मेड़ता की तरफ चली गई। इस हार के बाद भी खिलजी ने सेनाओं की टुकड़ियां जालोर दुर्ग पर हमला करने हेतु भेजता रहा। यह क्रम 5 वर्ष तक चलता रहा। खिलजी की सेना राजपूत वीरों को नहीं दबा पाई। इतने कारणों या हारों के बाद आखिरकार खिलजी स्वयं जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए आ ही गया। जालोर दुर्ग की सबसे महत्वपूर्ण जगह है मलिक शाह की दरगाह। और दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने है वीर वीरमदेव की चौक, जहां पर वीर वीरमदेव खिलजी सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों ये यही चौक है जहां पर वीर वीरमदेव लड़कर अपनी वीर गति को प्राप्त हुए थे। या इतने कारणों या हारों के बाद आखिरकार अलाउद्दीन खिलजी को स्वयं जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने आना ही पड़ा। खिलजी आ तो गया जालोर, पर जालोर किला फतेह करना इतना आसान नहीं था। जालोर का किला युद्ध नीति से सुरक्षा की दृष्टि से सबसे सुदृढ़ किला माना जाता है और इस किले को कोई दुश्मन भेद नहीं सकता था। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें, विशाल परकोटे, भव्य दरवाजे तोपों का भी मजाक उड़ाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले के चारों ओर डेरा डाल दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले के चारों ओर डेरा डाल दिया। खिलजी ने विशाल सेना लेकर किले को घेर लिया और यह घेरा कई महीनों तक चलता रहा। मैं आपको जालोर युद्ध का विवरण बताने जा रहा हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना जालोर में खड़ी कर दी, पर इस दुर्ग को फतेह करना इतना आसान नहीं था। जालोर का किला बहुत ऊंचा बना हुआ था। दोस्तों यहाँ पर मेरी नज़र पड़ी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पीपल के पेड़ के अंदर नींबू और कुछ लोहे की कील ठोकी हुई है, पता नहीं ये क्या चीज़ है। और यहाँ पर कुछ ताला भी है, ये क्या चीज़ है वो तो हमें पता नहीं।
हमने भी यहाँ पर पहली बार देखा। ये पीपल का पेड़ है और इस पेड़ के चारों तरफ लोहे की कील चुभाई गई है और कुछ धागे भी बंधे हुए हैं और कुछ खिलौने वाली जो गुड़िया होती है उनको भी अंदर पोया गया है। पता नहीं ये इसके बारे में हमें पता तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। ये क्या हो सकता है? जालोर का किला बहुत ऊंचा बना है और धरातल से लगभग 1200 फीट ऊंचा है। तोप के गोले किले की दीवार को हिला नहीं सकते थे। दुर्ग के 4 दरवाजे हैं या पोल है, जो क्रमशः सूरज पोल, चांद पोल, ध्रुव पोल और सिरे पोल है। दुर्ग को भेदना खिलजी के बस की बात नहीं थी। खिलजी ने वहाँ वही नीति अपनाई जो छिवाणा दुर्ग में अपनाई थी। खिलजी ने कानड़ देव के सेनापति दहिया बीका को अपनी ओर मिला लिया और खिलजी ने बीका को लालच देकर किले की कमजोरी जान ली। लालची बीका ने जालोर दुर्ग के कमजोर हिस्से या दीवार के बारे में बता दिया। बीका ने कहा, सुल्तान, इस दुर्ग की कमजोरी दुर्ग के दीवार में है। इस दुर्ग की एक दीवार ऐसी है जो कच्ची या उपलों से बनी हुई है। इसे तोड़कर आप दुर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, पर यह दीवार कहाँ जाकर कच्ची है इतना मुझे मालूम नहीं है। बस आप वो कच्ची दीवार ढूंढ लो, जालोर दुर्ग आपका। खिलजी ने दुर्ग का भेद तो जान लिया, पर वो कच्ची दीवार ढूंढना मुश्किल था। खिलजी ने और लालच देकर बीका को इसका हल पूछा तो बीका ने सुझाव दिया, अगर आप दुर्ग के चारों ओर राई बो दे तो आपको पता चल सकता है कि दुर्ग की कच्ची दीवार कौन सी है। राई जल्दी उगने वाला अनाज है। बस फिर क्या था, खिलजी ने जल्द रातों रात ही राई का इंतजाम कर दिया और आसपास के सभी गांवों से राई खरीद लाए। जिसको जितनी मिली सब खरीद लाए। लोगों के पास से अधिक धन देकर चाहे मुट्ठी भर ही राई क्यों न मिले, ले आए। एक कहावत भी प्रसिद्ध हुई, राई रा भाव तो रात ही बीत गया। मतलब जो लोग रात को राई नहीं दे पाए वे सुबह सेना के पास राई बेचने के लिए गए। तभी सैनिकों ने कहा था कि राई के भाव तो रात को ही बीत गए। सैनिकों ने रातों रात राई दुर्ग के चारों ओर बो दी। सुबह देखा एक जगह घनी मात्रा में राई दीवार पर उग आई है। इस किले की सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर खड़े हैं, तो इस किले का इतिहास यहीं से शुरू होता है और यहीं पर आकर खत्म होता है। दीवार है जो अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़कर इस दुर्ग में प्रवेश किया था और वो जगह किले के पीछे वाली जगह थी। खिलजी को पता चल गया कि यही वो कच्ची दीवार है जो उपलों से बनी है। बस सूचना मिलते ही अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने हमारे ठीक सामने वीर विरमदेव की चौकी देख सकते हैं, जहां पर वीर विरमदेव हे मां जननी जन्मभूमि तू मेरी, तेरे आंचल में है ममता कितनी भरी। तिगुनी चौगुनी सेना का सामना करते हुए यहाँ के राजपूतों ने अपना इतिहास अमर कर दिया। दीवार तोड़कर दुर्ग में प्रवेश कर लिया। इधर कानड़ देव अपने पुत्र विरमदेव के साथ दुर्ग के सामने वाले हिस्से से खिलजी सेना पर नजर जमाए हुए थे। कानड़ देव को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि खिलजी की सेना दीवार तोड़कर दुर्ग में प्रवेश कर चुकी है। इधर राव बीका घर जाकर अपनी पत्नी को विश्वासघात वाली बात बताता है। इस बात को सुनकर बीका की पत्नी को बहुत क्रोध आता है और बीका की हत्या कर देती है और वह तुरंत जाकर यह बात कानड़ देव को बताने ही वाली थी कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खिलजी की सेना जालोर दुर्ग में प्रवेश कर चुकी थी। किले पर अचानक हड़बड़ी मच गई। राजपूतों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। अचानक हुए इस हमले में सब लोगों में आत्मविश्वास टूटने लगा। कानड़ देव सैनिकों को रोकने के लिए दुर्ग के विपरीत दिशा में जहाँ पर कच्ची दीवार थी वहाँ सीधे लड़ने गए ताकि राजपूतों का आत्मविश्वास न टूटे। राजपूतों ने पूरे जोश के साथ सेना से लड़ी, लेकिन क्या करे, खिलजी की सेना बहुत अधिक थी और राजपूतों की संख्या निश्चित मात्रा में थी। फिर भी वीर राजपूत अंतिम सांस तक लड़ते रहे। कानड़ देव लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। कानड़ देव की मृत्यु का समाचार सुनकर पत्नी जैतल दे
अपनी हजारों राजपूत रानियों के साथ जौहर की अग्नि में समा गई। जालोर का यह पहला ऐतिहासिक साका 1311 ईस्वी में हुआ। कहा जाता है कि इस युद्ध के दौर में कानड़ देव ने खिलजी के 50 योद्धाओं को मार गिराया। अब युद्ध का सारा भार कानड़ देव के पुत्र वीरमदेव और कानड़ देव के भाई मालदेव के ऊपर आ गया। कहा जाता है कि इस युद्ध में लड़ते लड़ते वीरमदेव ने 40 तलवारें तोड़ दी। वे चमत्कारिक रूप से दुश्मनों का खात्मा करते गए। उनके साथ महाद्री या मौद्री माता सोनग्रा चौहान की कुल देवी थी, उनका आशीर्वाद था। एक दंत कथा के अनुसार जब वीरमदेव शत्रु सेना से लड़ रहे थे तब चमत्कारिक रूप से वीरमदेव की तलवारें आ रही थी। कहते हैं कि वीरमदेव के पीछे माँ चामुंडा जो महोदरी माता का रूप है वो साक्षात्कार रूप में खड़ी थी और वीरमदेव को तलवार की धार मिट जाने पर तुरंत दूसरी तलवार दे देती थी। अंततः वीरमदेव लड़ते लड़ते थक गए और पीछे मुड़कर देख लिया, जिससे देवी ने वीरमदेव का साथ छोड़ दिया और वीरमदेव को शत्रु सैनिकों ने मार दिया। क्योंकि देवी ने कहा था कि तुम पीछे मत देखना, मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। तुम पीछे मत देखना, मैं तेरे पीछे क्योंकि देवी ने कहा था कि तुम पीछे मत देखना, मैं तेरे पीछे खड़ी रहूँगी। तू आगे देखकर लड़ता जा, जीतता जाएगा। अंत में वीरमदेव को पीछे देखना ही पड़ा और वीर गति को प्राप्त हो गए। खैर, यह तो दंत कथा है, कितनी हद तक सच है यह तो समकालीन लोग ही जाने। हमें इतिहास को जानने के लिए इनका सहारा लेना पड़ता है। पर सच तो यह है कि वीर वीरमदेव बड़े साहस के साथ भीषण युद्ध लड़ते रहे और शत्रुओं से घिर जाने के बाद वीरमदेव वीर गति को प्राप्त हुए। अब कानड़ देव के भाई मालदेव ने खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। युद्ध समाप्त होने के बाद फिरोजा की धाय माँ सनावर जो युद्ध में खिलजी सेना के साथ आई थी, वीरमदेव का मस्तिष्क काटकर सुगंधित पदार्थों में रखकर दिल्ली ले गई। कहा जाता है कि जब फिरोजा के सामने वीरमदेव का कटा मस्तिष्क थाल में पेश किया गया, वो कटा मस्तिष्क उल्टा घूम गया। तब फिरोजा ने कहा, तज तुर्कानी चाल हिंदवाणी हुई हमें, भो भोरा बरतार शीश न धूण चोनिगरा। अर्थात अब तुर्कानी तुर्की लड़की चलकर हिंदुआणी हिंदू लड़की हो गई है। मेरा जन्म जन्म का स्वामी, अब तो शीश मत धूण या शीश मत घुमा। माँ की आज्ञा पाकर फिरोजा ने वीरमदेव के मस्तिष्क का अग्नि संस्कार कर खुद यमुना नदी में प्रविष्ट हो गई। एक हिंदू शासक अपना शीश कटवा लिया पर शत्रु सेना के सामने घुटने नहीं टेके। और जालोर के बारे में एक कहावत भी प्रसिद्ध है, आब फटे घर उल्टे कटे बगतरा कौर, शीश पड़े धड़ तड़ पड़े जड़ छूटे जालोर। दोस्तों, मुझे लगता है ये जौहर कक्ष है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर गहरी खाई के रूप में, और इस तरफ भी ऐसी की ऐसी खाई बनी हुई है। दोस्तों, तो मुझे लगता है ये इस किले का जौहर कक्ष हो सकता है, जहाँ पर रानियां जौहर करती थी अपने मान सम्मान को बचाने के लिए। दोस्तों, किले का एक अलग ही भाग है ये, जो महल के ठीक पास में ही बना हुआ है। रानियों ने अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए जौहर की अग्नि में कूद पड़ी थी। होश हुआ हर हर बम बम का, पड़ी नगाड़े पर जब ढोल, स्वर्णगिरी का कण कण बोला, जय जालोर जय।